हम उम्मीद करते हैं कि यह विकास को बढ़ावा देने वाला बजट होगा, ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित हो, इसके लिए भी बजट में व्यवस्था जरूर होगी। सर, व्यापारी जिस तरीके से इस बजट को लेकर के काफी उत्साहित भी दिख रहे हैं, उनको लगता है कि इस बार जो बजट है वो व्यापारियों के लिए बड़ा लाभदायक भी दिखने को मिलेगा। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में ही देश चौथी अर्थव्यवस्था बना और लगातार $5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रहा है। निश्चय ही वो सेक्टर्स जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, देश के आम आदमी को राहत पहुंचाएं, इस प्रकार की व्यवस्था पहले से ही रही है और आज भी हम उम्मीद करते हैं कि उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और हर तरह से आम आदमी लाभान्वित होंगे। जब आम आदमी लाभान्वित होंगे तो व्यापारी तो अपने आप लाभान्वित हो जाएगा। देखिए, जैसा प्रधानमंत्री जी ने अपने संसद की शुरुआत में अपने संबोधन में बोला कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर आधारित आगामी बजट होगा। आगामी बजट विकसित भारत के संकल्प को ताकत देने वाला होगा। आगामी बजट अन्नदाताओं के घर में, किसानों के घर में और खुशहाली देने वाला होगा। आगामी बजट 13 करोड़ भारतवासी जो एमएसएमई पर निर्भर करते हैं, जिनकी आजीविका एमएसएमई उद्योग से चलती है, उसको राहत देने वाला होगा। आगामी बजट लार्ज कॉर्पोरेट्स को और कॉम्पिटिटिव बनाने वाला होगा। आगामी बजट भारत को इंटेलेक्चुअल दुनिया में एआई का हब बनाने वाला होगा। आगामी बजट युवाओं के सपनों को पूरा करने वाला और उनके सपनों को पंख देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ताकत देने वाला होगा। आगामी बजट महिलाओं को और सशक्त करने वाला होगा। और अंत में यही कहूंगा, आगामी बजट देश में राम राज्य और देश को विकसित भारत का संकल्प जो 140 करोड़ देशवासियों ने लिया है, उसको पूरा करने वाला होगा। श्री अमित शाह वेस्ट बंगाल में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। सर, उन्होंने आज मुख्यमंत्री ममता जी पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के तमाम मामलों पर आंखें मूंद ली जाती हैं, कहीं ना कहीं भतीजे के प्यार में आंखें मूंद ली जाती हैं। देखिए, टीएमसी पूरी तरह से वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। टीएमसी का मॉडल एग्जैक्टली जो राजद का बिहार में मॉडल है, वैसा ही टीएमसी का बंगाल में मॉडल बन चुका है। अगर भ्रष्टाचार का कहीं पर्याय है तो टीएमसी के नेता वहां इन्वॉल्व होंगे। परिवारवाद और वंशवाद की कहीं बात होगी तो ममता बनर्जी स्वयं, जो कभी कोई जमाने में परिवारवाद के ऊपर सवाल उठाती थी, आज पूरा निर्णय अपने भतीजे को सौंप चुकी है और उनका भतीजा उलझुल निर्णय करता है। क्या क्या करता है बंगालवासी जानते हैं। तो बंगाल के लोगों ने वंशवाद को हराने का संकल्प ले लिया है, परिवारवाद को हराने का संकल्प ले लिया है, भ्रष्टाचार को हराने का संकल्प ले लिया है। और जिस राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जिस राज्य में आरजी कर से लेकर लॉ कॉलेज तक की घटनाएं होती है, उस राज्य को टीएमसी के हाथों से लेने का मन बना लिया है। टीएमसी की हालत और आचरण एग्जैक्टली वैसी है जो बिहार चुनाव से पूर्व राजद की थी। जिस तरह राजद 25 पर आके अटका विधानसभा में, आगामी चुनाव में टीएमसी भी 25 पर आके अटकेगा और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सुशासन केंद्रित सरकार बंगाल में बनेगी। अभिषेक बनर्जी आप ही के इस दावे पर कटाक्ष कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप लोग कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरीके के दावे कर देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं तो आप लोग पलट जाते हैं। मैंने कहा ना, तेजस्वी यादव के सारे स्टेटमेंट अभिषेक बनर्जी साहब बोल रहे हैं। जो चुनाव से 4 महीने पहले ईवीएम, एसआईआर के मुद्दे तेजस्वी साहब भी उठाते थे, राहुल गांधी जी ने भी उठाए, अभिषेक बनर्जी भी सेम वही स्टेटमेंट दे रहे। नतीजा भी सेम रहेगा। यकीन मानिए अभिषेक जी, नतीजे में 25 से ज्यादा आप नहीं आने वाले हो। बंगाल के लोगों ने ऐसी सरकार को हटाने का पूरा मन बना लिया
जब महिला के साथ दुष्कर्म होता है तो वो सरकार दुष्कर्म करने वालों को बचाने का प्रयास करती है, पीड़िता को न्याय दिलाने का काम नहीं करती, पीड़िता और पीड़िता के परिवार को सुरक्षा देने का काम नहीं करती है। तो बंगाल के नतीजे एग्जैक्टली रिप्लिका होंगे, बस आरजेडी की जगह टीएमसी वहां पर लिखा हुआ होगा और बंगाल में पहली बार सुशासन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हामिद अंसारी साहब की नई किताब आई है सर, आर्ग्यूएबली कंटेंशियस। उसमें उन्होंने लिखा है कि चुनावी प्रक्रिया में धनबल का प्रभाव बढ़ा है और लोकतंत्र अभी भी पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाया है। कहीं ना कहीं चुनावी कदाचार खत्म करने में अब तक सरकारें सफल नहीं हो। जिन लोगों को सोमनाथ मंदिर पर हमला करने वाला गजनी भारतीय दिखता हो, उनके लिए कभी भी लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। मैं आग्रह करूंगा देश के पूर्व उपराष्ट्रपति से कि अपना चश्मा चेंज कराएं। उस चश्मे से, जिस चश्मे से गजनी भारतीय जिसको दिखता हो, जिसने भारत के मंदिरों को लूटा, भारत के सोने चांदी हीरे जवाहरात लूट के भग गया, वो जिस व्यक्ति को भारतीय दिखता हो जिस चश्मे से, उस चश्मे से उनको देश में लोकतंत्र की ताकत नहीं दिख रही। मैं आग्रह करूंगा चश्मा चेंज कराएं। और ये नंबर का दोष नहीं है, ये आइडियोलॉजी का जो चश्मा उन्होंने पहन रखा है, उस आइडियोलॉजी के चश्मे को उतार कर एक निष्पक्ष चश्मा लीजिए, तो आपको देश में विकास भी होता दिखेगा, लोकतंत्र भी दिन ब दिन ताकतवर होता हुआ दिखेगा, और जो आप कह रहे हो कि चुनाव गलत तरीके से होते हैं वो भी आपको दिखना बंद हो जाएगा। चश्मा चेंज करा दीजिए। राम जी अधिनियम को लेकर के विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग अब इसको दिल्ली से नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो मनरेगा है। एक बार स्टालिन साहब कृपया करके उस पूरे अधिनियम को आप पूरा पढ़िए, तो आप इस तरह की बातें नहीं करेंगे। जो जी राम जी का जो एक्ट है, वो एक्ट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकत देने वाला एक्ट है। वो एक्ट 100 दिन की जगह 125 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाला एक्ट है। वो एक्ट रूरल इकोनॉमी को ताकत देने वाला एक्ट है। वो एक्ट रूरल सेक्टर में आजीविका को मजबूत करने वाला एक्ट है। दिल्ली से कंट्रोल होने वाला नहीं, देश के लोगों को और युवाओं को रोजगार और 100 नहीं 125 दिन का रोजगार देने वाला एक्ट है। पर अब आपको समस्या है कि आपने एक्ट पढ़ा नहीं और बिना पढ़े आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर आप एक्ट पढ़ लेंगे तो आप इस तरह की बातें नहीं करेंगे स्टालिन साहब।